बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवान मेडिकल नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे वो है रूलिंग कैप्सूल, जो कि मार्केट में 20 mg और 40 mg की पोटेंसी में अवेलेबल होते हैं। इससे हमारे स्टोमिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स या स्टोमिक अल्सर, एच पाइलोरी इन्फेक्शन या मैदे की गैस और जलन वगैरह के लिए रिकमेंड किया जाता है। इस टॉपिक में हम रूलिंग कैप्सूल से रिलेटेड जिन चीज़ों को स्टडी करेंगे उनमें सबसे पहले है इसकी ड्रग क्लास और कंपोजिशन, इसके यूजेस, रूलिंग कैप्सूल की डोजेज, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और आखिर में प्रिकॉशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं रूलिंग कैप्सूल की ड्रग क्लास के बारे में। रूलिंग कैप्सूल जो है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या पीपीआई ड्रग क्लास से बिलोंग करते हैं। पीपीआई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारे स्टोमक में एसिडिटी को कम करती हैं। अब ये काम कैसे करती हैं? हमारे स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है वहाँ पर कुछ प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होते हैं जहाँ से एसिड की सिक्रीशन होती है। तो ये जो पीपीआई मेडिसिन होती हैं ये इन प्रोटॉन पंप के साथ बाइंड होकर इन चैनल को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे हमारे स्टोमक में एसिडिटी का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रूलिंग कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में। मतलब कि जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट या जो साल्ट होता है वो ओमेप्राजोल होता है, जो कि 20 mg और 40 mg डोज में अवेलेबल होते हैं। रूलिंग कैप्सूल के अगर यूजेस की बात की जाए तो सबसे पहले जिस स्टोमिक डिजीज़ के लिए रूलिंग कैप्सूल को यूज़ किया जाता है वो है जर्ड, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। जर्ड जो है ये एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी एसोफेगस या जो गज़ा की नाली है इसका जो लोअर स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाता है, जिससे हमारे जो स्टोमिक का एसिड है वो बार बार एसोफेगस में आता है और एसोफेगस की जो इनर लाइनिंग है उसे डैमेज कर देता है। रूलिंग कैप्सूल को नेक्स्ट जिस स्टोमिक डिजीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है पेप्टिक अल्सर। अब ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है? हमारे स्टोमिक में जो गैस्ट्रिक एसिड या जो पेप्सिन है ये हमारे स्टोमिक की इनर लाइनिंग जिसे म्यूकोसा कहते हैं उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सोर्स डेवलप हो जाते हैं, यानी वहाँ पर जख्म बन जाते हैं। अब ये पेप्टिक अल्सर किस वजह से होता है? ये ज़्यादातर एच पाइलोरी इन्फेक्शन या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की वजह से या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग वजह से बनता है। पेप्टिक अल्सर 2 टाइप्स के होते हैं। जो अल्सर हमारे स्टोमिक में बनते हैं उन्हें गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, और जो अल्सर हमारी छोटी आंत के अपर पोर्शन में बनते हैं उन्हें ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। रोलिंग कैप्सूल को इसके अलावा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन या एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। एच पाइलोरी एक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्टोमिक की इनर लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं, जिससे वहाँ पर पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं। हमारे स्टोमिक की इनर लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे स्टोमिक में बहुत ज़्यादा जलन रहती है। बहुत लंबे अरसे तक चलने वाली एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से हमारे स्टोमिक में कैंसर भी बन सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रूलिंग कैप्सूल की डोजेज के बारे में। रूलिंग कैप्सूल की जो भी डोजेज डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स और एज के अकॉर्डिंगली प्रेस्क्राइब करे तो हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। रूलिंग कैप्सूल को हमेशा खाने से 1 घंटा पहले पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये फ़ौरन हमारे स्टोमिक में अब्जॉर्ब हो जाए। खाने के बाद स्टोमिक में एसिडिटी का लेवल जो है बढ़ जाता है, और इसी तरह खाने के साथ अगर इसको खाएंगे तो हमारे स्टोमिक में इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो डिले हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं रहता। रूलिंग कैप्सूल की जो नॉर्मल डोजेज है डिफरेंट स्टोमिक डिजीज़ के लिए, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है तो 20 mg दिन में एक दफ़ा 4 से 8 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर एडल्ट में स्टोमिक अल्सर है तो उसके लिए 40 mg दिन में एक दफ़ा 4 से 8 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह अगर एडल्ट में इंटेस्टाइनल अल्सर है तो इसके लिए रूलिंग कैप्सूल की 20 mg दिन में एक दफ़ा 4 हफ्ते तक, या फिर कुछ पेशेंट में 8 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो 40 mg रूलिंग कैप्सूल और इसके साथ कोई भी एक एंटीबायोटिक, जो कि क्लिथ्रोमाइसिन मोस्टली रिकमेंड की जाती है, जैसे कि क्लैरिसेड या क्लैरिटेक वगैरह, तो ये 14 डेज तक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो नेक्स्ट है रूलिंग कैप्सूल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो कुछ पेशेंट में कुछ एलर्जिक रिएक्शन अपेयर्स हो सकते हैं, जैसे स्किन पे रैशेज़ वगैरह, इचिंग या हाइव्स वगैरह हो जाए। ऐसे ही सर में दर्द हो सकता है, या पेट में दर्द हो सकता है, या मतली वगैरह, दिल ख़राब हो सकता है, या कुछ लोगों को डायरिया वगैरह हो सकता है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, उल्टियाँ लग सकती हैं, या फ्लैटुलेंस इन एडल्ट, मतलब कि कुछ में गैस वगैरह हो सकती है, पेट फूल सकता है। तो लास्ट में हम बात करते हैं रूलिंग कैप्सूल की प्रिकॉशन या एहतियातों के बारे में। जिन लोगों को रूलिंग कैप्सूल या किसी भी पीपीआई मेडिसिन से एलर्जी हो तो उनको इसके इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए। रूलिंग कैप्सूल के इस्तेमाल के दौरान अगर यूरिन में ब्लड वगैरह आने लग जाए, या जॉइंट पेन हो, या भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है। तो इसलिए फ़ौरन डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना चाहिए। 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को रूलिंग कैप्सूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बोन फ्रैक्चर रिस्क जो है वो बढ़ा देता है।
ऐसे ही रूलिंग कैप्सूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हाइपोमैग्नीशियमिया यानी लो मैग्नीशियम लेवल का बायस बनता है। रूलिंग कैप्सूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल विटामिन B12 की डिफिशियंसी का बायस भी बनता है। तो जिन लोगों में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था रोलिंग कैप्सूल से रिलेटेड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।